क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का हम क्या करेंगे आज की वीडियो में। जितनी भी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरह से आपको समझाएंगे। पूरा आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठ रहा है पर उसी से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एकदम बेसिक से समझाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अगर आपने चैप्टर ये पूरा पढ़ा नहीं फिर भी आपको समझ में आएगा, इसलिए आप पूरा ये वीडियो देखिएगा। हम हर एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सिंपल वे में पूरा समझाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए पूरा देखना एंड तक वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसमें पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि जो ये पहला क्वेश्चन दिया गया, देखो एनसीईआरटी का हमने क्या किया है, स्क्रीनशॉट लेके पूरी तरह से वही चीज हम लाया। हमने कोई टेक्स्ट करके फॉर्मेट में नहीं लाया, जिससे आपको पता चल सके हाँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप किताब खोल लो, आप भी साथ में मेरे साथ सॉल्व करो, पॉज करके आप एक बार ट्राई करो। अगर आपको नहीं आता तो आप देखो, इसको पूरा अच्छे से हम समझाएंगे। अब आपको ये भी दिखा दे हम कि देखो कितना सारा हमने क्वेश्चन लाया है और कोई सॉल्यूशन वोशन नहीं लाया, हम पूरा सॉल्व करेंगे इस पेन से, पूरा यहीं आपको सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरे साथ चलते रहना है, साथ में एनसीईआरटी किताब ले लो और साथ में एक रफ खोल के मेरे साथ सॉल्व करो। देखो हमने पूरा लेके आया है स्क्रीनशॉट लेके एनसीईआरटी का। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया, बस ये छठवां हो गया, फिर उसके बाद सातवां हो गया, फिर आठवां। ऐसे 20 क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा इसमें लगाए हैं, पूरा समझाएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पेन से पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए पूरा देखना वीडियो एंड तक। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है एक्सरसाइज साइंस का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, वो पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया, पहला ये स्टेटमेंट जो दिया गया है इस रिएक्शन के बारे में, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो एग्जाम में ये सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना कि इनकरेक्ट है। लोग नशे के हालत में होते हैं और इनकरेक्ट और करेक्ट में नहीं समझ पाते। हमसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। नशे से मेरा मतलब है कि वो ध्यान नहीं देते, जल्दी करना जल्दी करना, प्रॉपर रिलैक्स होके देखो कि यहाँ इनकरेक्ट लिखा है। तो इनकरेक्ट है, तो यानी कि ये रिएक्शन के बारे में स्टेटमेंट जो 4 दी गई है उसमें से कौन सी इनकरेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले यहां देखो, अगर ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा रिड्यूस, ऑक्सीडाइज। अब रिड्यूस ऑक्सीडाइज का मतलब है ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे जो सी है उसमें सी में क्या है, सी में कहां पे गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। देखो O2 ऐड हो रहा है, तो ऐड जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। तो क्या है, जो सी कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 बना। अब यही PbO लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो वो आपका रिडक्शन है। तो PbO में से ऑक्सीजन चला गया और Pb बना, तो ये आपका होगा क्या, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये हुआ आपका रिडक्शन। ये PbO में बना रिडक्शन, कार्बन जो है CO2 बना, ये ऑक्सीडेशन। तो मतलब की है कि जो लीड ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां बोल रहा है लीड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, सॉरी लीड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी वो रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो लीड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मतलब होता है रिडक्शन ही। तो लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका। तो ये सही जवाब है, मतलब इस स्टेटमेंट का ये सही जवाब है कि लीड ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन बोल लो या ऑक्सीडाइज हुआ, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी सही बात बोल रहा है। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट इस रिएक्शन के लिए सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसने बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूछा इनकरेक्ट है। तो इसमें जो बी वाले में बोला है, इसने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा, ये तो गलत बात बोल दिया। लीड जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। लीड कैसे रिड्यूस्ड हुआ, लीड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसमें पूछा क्या, आप ध्यान से देखो, इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो वाला बताओ। तो ए और बी जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सी और डी करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा इनकरेक्ट है, इसलिए ए और बी जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो ए एंड बी इनकरेक्ट है, इसलिए हमने ये टिक लगाया। अगर करेक्ट पूछता तो हम लोग को पता होता कि सी और डी जो है वो करेक्ट है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन लगाते। इनकरेक्ट पूछा इसलिए ए एंड बी लगाया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये देखो ये रिएक्शन दे दिया गया है, ये रिएक्शन दे दिया, पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन 5 होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, आप पॉज करके बताना। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है और यहाँ पे एक मेटल है। तो एक मेटल और आयनिक कंपाउंड जब दोनों रिएक्ट करते हैं, और हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल जो है उसके जगह पे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, और उसको जैसे अल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन के जगह पे आ गया और आयरन को उसके अलग से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस नाम ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अभी थोड़ा सा हम आपको समझा दे, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है केदारनाथ का माली आलू जरा टिक्की पकाता है, कोट है आ जाओ, उसकी बात अभी करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है। फिर ऐसे रिएक्टिव चलते हैं, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये याद करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव, जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव और आयरन कम रिएक्टिव। तो एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है उसके जगह से। एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको हटाएगा और अलग से आयरन को भेज देगा, और जहां पे आयरन बैठा था वहां अपना आके बैठ जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ में आया। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पे बोल रहा है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो होता है HCl। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करेंगे आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ एक क्या है, मेटल है, और यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है यहाँ पे। ये क्या करेगा, अब जैसे देखो हमने भी जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई, इसमें आयरन कहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है। आयरन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को आयरन क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जो क्लोरीन के साथ अपना क्या करेगा, उसके जगह पे आके बैठ जाएगा। अब आके बैठेगा तो FeCl3 हो जाएगा। अब FeCl3 कैसे आया, तो जिन लोग बच्चों को नहीं पता है आयंस, केटायंस और एनायंस के बारे में, तो वो आप लोग पढ़ लो। क्या होता है आयंस, केटायंस और एनायंस। Fe पे +2 चार्ज होता है और +3 चार्ज भी होता है। +2 जब चार्ज होगा तो उसको फेरस आयन बोलते हैं, और +3 चार्ज जो होगा वो उसको फेरिक आयन बोलते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हो, हमने फेरस वो ले लिया, फेरिक आयन। तो FeCl3 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, हम लोगों को H2 लिखना पड़ता कि H2 गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। 2 क्यों लिखते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिसिटी में कि हाइड्रोजन जो है वो डाइएटॉमिक होता है, तो इसलिए इसको H2 लिखते हैं। N2 नाइट्रोजन नहीं लिख सकते, N2 लिखते हैं। O2 ऐसे लिखते हैं, तो ये लोग ऐसे लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही H2 आप लिखोगे। अब पूरा डिटेल में किसी नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे ये। अभी आप ये समझ लो कि रिजल्ट जो आएगा वो आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और क्यों हम लोगों को बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन मतलब होता है, देखो जैसे हमने ये आपको ये लिखा था, ये क्या लिखा है आपका, सॉरी
ये लिखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन में ऐड किया, ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये पूरा समझा दिया। अब अगर इसको अच्छे से हमें लिखना है तो ऐसे हमने लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन अगर डालेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स में लिखा था, हमने इसको किस में लिख दिया, एक इक्वेशन में लिख दिया। तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन पूरा वर्ड में समझाएगा, प्रोसेस होगा पूरा समझाएगा, उसको रिप्रेजेंट करना अगर किसी इक्वेशन में, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन मतलब होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग। जैसे देखो, इसी रिएक्शन की बात करते हैं, हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं यहां पे आपको सिंपल तरह से समझाने के लिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे देखो, हमने लिया H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और बन गया क्या, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो वाटर बना, वाटर बना। अब यहां पे क्या हुआ कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस क्या, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यहां पे देखो दो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है, यहां भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे दो। अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब हाइड्रोजन पर हो गया चार, हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो लगा दिया। अब देखो, हाइड्रोजन भी यहाँ चार हो गया और इधर भी हाइड्रोजन चार हो गया, ऑक्सीजन इधर दो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन दो हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि जितना हाइड्रोजन का एटम इधर है उतना ही एटम इधर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटम जितना इधर है उतना ही एटम इधर भी होना चाहिए। इधर अगर चार हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इधर भी चार हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, इधर अगर दो ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इधर भी दो ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। पर बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है केमिकल इक्वेशन को, अब इसकी बात करते हैं। ये दूसरा सवाल पूछा कि क्यों जरूरत पड़ती है, तो सबसे चीज ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब तो समझ में नहीं आया क्योंकि इतना जो हम लोग ज्यादा वर्ड पे ध्यान नहीं देते, तो कोई बात नहीं, हम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना इधर मास है, रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए, तब जाके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। अब लॉ जो होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर जैसे मान लो हमने क्या किया, यहां से हटा दिया 2 और यहां से भी हमने क्या किया, इसको हटा दिया, 2 को हटा दिया। 2 को अगर हमने हटा दिया तो यहां पे मान लो H2O सिर्फ बचा। अब इस तरह से देखें तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे गलत नहीं हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास है टोटल मास, उतना ही प्रोडक्ट का भी टोटल मास होना चाहिए। तो इधर कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2 होता है। तो इधर कितना हुआ, इधर हुआ 2 हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जितना है उतना उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 से मल्टीप्लाई। तो मतलब कुल मिला के इधर है कि इसको हम समझा दे आसानी से, क्या है कि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो जो हाइड्रोजन का मास है 2, इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मास हाइड्रोजन का सेम हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का मास, और इधर एक ही ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन का मास होगा वो सेम नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि इधर जितना मास है उतना ही इधर मास होना चाहिए, नहीं तो लॉ अगर गलत हो जाएगा तो लॉ कभी गलत नहीं हो सकता। न्यूटन का लॉ नहीं गलत हो सकता। अगर न्यूटन बोलते हैं कि कोई सामान नीचे ही गिरेगी तो वो नीचे ही गिरती है, कभी ऊपर नहीं उठ जाती। तो लॉ गलत नहीं होता, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत ना हो इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि इधर जो मास है वो इसके बराबर होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। अब ये एक यही क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है, ये आप देख सकते हैं, वही जो हमने बोला वही चीज समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, अब फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इसमें जितनी भी स्टेटमेंट दी गई हैं ए बी सी डी, उनको क्या करना है, इसको पहले तो केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना। वर्ड में दिया है, इसको हम लोग को केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे किसके आएंगे, बैलेंसिंग के आएंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ सारे बैलेंसिंग के होंगे। इसलिए बैलेंसिंग को समझने के लिए अब ध्यान से फोकस बढ़ा लो। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगा नाइट्रोजन से तो अमोनिया देगा। तो पहले केमिकल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगा किससे, नाइट्रोजन गैस से, तो हमें मिलेगा क्या, अमोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा, अमोनिया। अमोनिया हमें मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिक्स हुआ नाइट्रोजन से, अमोनिया मिल गया। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस नहीं है केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। तो यहाँ अगर 3 लगा दे, 3 अगर लगा दिया तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आते हैं सेकंड, जो बी वाला बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बर्न हो रहा है एयर में, और वो दे रहा है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये बर्न हो रहा है एयर में। बर्न जब भी बोले तो किससे हम लोग रिएक्ट करेंगे, जब भी वर्ड ये बर्न आए कि बर्न हो रहा हवा में, तो हमेशा ऑक्सीजन, समझ जाना कि ऑक्सीजन से हम लोग को रिएक्शन कराना है। तो यहां पे आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्ट करा देंगे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट बोल रहा है वाटर आएगा और आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका हमने ट्रांसलेट कर दिया केमिकल इक्वेशन में। अब इसको क्या करना है, हम लोग को बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, पर जो अनबैलेंस्ड है वो है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। तो इधर 3 है, इधर 2 है। अगर हम यहाँ 3 लगा दें और ऑक्सीजन को 6 कर दे इधर, और यहाँ पे 2 लगा दें और ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन को बस देखो, अभी सल्फर और हाइड्रोजन को नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन को देखो, क्योंकि वही अनबैलेंस है। तो इधर 6 ऑक्सीजन कर दिया, इधर 2, यहाँ 2 लगा के 4 ऑक्सीजन किया, यहाँ एक और है 5 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया और एक 5 ऑक्सीजन। इधर प्रोडक्ट में 5 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर भी 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया। 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हो गया, 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में ये अनबैलेंस हो गया हाइड्रोजन और सल्फर। तो देखो सल्फर 2 हो गया है और हाइड्रोजन 4 हो गया है। तो यहां अगर हम 2 लगा दे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब समझ में आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2। देखो बेरियम का जो चार्ज होता है उस पे होता है 2। बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से। किससे, एल्युमिनियम सल्फेट से। एल्युमिनियम सल्फेट दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या दे रहा है, साथ में एक प्रेसिपिटेट भी आ रहा है बेरियम सल्फेट का, BaSO4। बेरियम सल्फेट का क्या, एक प्रेसिपिटेट मतलब तो अभी बताया ही है। प्रेसिपिटेट मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हुआ सॉल्यूशन में, वो एक सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। इसमें ध्यान से देखो तो इसमें इधर 2 एल्युमिनियम है,
इधर एक एल्युमिनियम है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, एल्युमिनियम को ही बैलेंस कर लिया जाए। तो 2 इधर हो गया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम बैलेंस करने की वजह से क्लोरीन 6 हो गया। कितना हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर हम लोग 3 कर दे तो क्लोरीन भी 3 2 6 हो गया। अब इधर बेरियम जो है वो 3 हो गया, तो बेरियम को हमने 3 यहां लगाया, बेरियम 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है, इधर भी 12 है। देखो अब सब बैलेंस हो गया। तो मतलब जो एल्युमिनियम हो गया, मेटल को बैलेंस करने अगर चले तो सभी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंसिंग ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है जिससे कि एक बार आप क्लिक किए, कुछ एक पकड़े, उससे उसको बैलेंस करने में बाकी सारे बैलेंस आराम से हो जाएंगे। तो ये देखो बैलेंस हो गया आसानी से। तो ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है फोर्थ वाला बोल रहा है कि पोटेशियम को रिएक्ट कराएं अगर वाटर में, पोटेशियम मेटल को रिएक्ट कराए वाटर में तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस। क्या बोला, पोटेशियम को रिएक्ट कराए, फोर्थ बोल रहा है, डी बोलो या फोर्थ, पोटेशियम रिएक्ट किया किससे, वाटर में, तो क्या प्रोडक्ट आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकली। क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। ये है आपका केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करना है। इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो सबसे पहले देखो यहां पोटेशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले इवन हाइड्रोजन को इवन नंबर में कर देते हैं, तब जाके ये दोनों बैलेंस होंगे। इधर 2 है और इधर 3 हाइड्रोजन है। अगर हम यहां 2 लगा दें और हाइड्रोजन 2 4 हो गया, और इधर भी 2 लगा दे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस हो गया, इधर 2 लगाया, हाइड्रोजन 2, और इधर कुछ भी नहीं लगाया, 4 हो गया। इधर कुछ नहीं था तो हमने 2 लगाया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के वजह से पोटेशियम क्या हो गया, 2 हो गया, तो पोटेशियम यहां 2 लगा दिया। ऑक्सीजन अब देख लो, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो गया पूरा। तो मेटल को अगर बैलेंस करने जाओगे, जब भी अगर मेटल दिया है ना, तो वो अगर अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। वो बैलेंस करने गए तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसमें भी एल्युमिनियम को बैलेंस करने चले थे, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। तो देखो ये 4 क्वेश्चन इसके बैलेंसिंग के हो चुके हैं, ABCD हमने चारों करा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि HNO3 रिएक्ट कर रहा है CA। यहां पे कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसलिए यहां डायरेक्ट बैलेंस करना है। बस यहां पे डायरेक्ट क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O दिया है। तो अगर इसको देखोगे तो इसमें क्या दिया है, इधर एक बार हम फिर रिएक्शन लिख लेते हैं कि HNO3, ये कौन सा क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, ठीक है। HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, क्या प्रोडक्ट आया, CaNO3 का होल ट्वाइस और साथ में H2O निकला, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन। इसमें देखो ध्यान से, तो यहां नाइट्रोजन 2 है और यहां नाइट्रोजन 1 ही है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये आपको कैसे पता चल रहा है कि नाइट्रोजन को ही पकड़ना है। देखो यहां पे कैल्शियम मेटल को क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि मेटल जो है वो सेम है, तो यहां नाइट्रोजन को पकड़ो। नाइट्रोजन जो है वो 2 है, यहां क्या है, 1 है। तो अगर यहां 2 लगा दे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 है और 2 इधर भी है, तो 4 रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 2 है। ध्यान से देखो, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन को बैलेंस करने गए, हाइड्रोजन 4 हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है। यहां पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहां 2 लगा दो तो हाइड्रोजन 4 हो गया। समझ गए, यहां हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां पे नाइट्रोजन 2 था, तो यहां पे 2 लगा के हमने नाइट्रोजन भी बैलेंस कर लिया। अब देख लेते हैं कि कैल्शियम तो बैलेंस ही है, 1 1 दोनों तरफ है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहां पे 6 है और यहां 2 8 है, यहां 2 3 6 और 2 8 है, सही है। अब बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। तो ये समझ आया, ये वाला ऐसे इक्वेशन बैलेंस हो गया, ए हो गया। अब आते हैं बी पे। बी क्या बोल रहा है कि NaOH, बी वाला बोल रहा है कि NaOH में हमने क्या मिक्स किया, H2SO4 डाला, ये क्या दिया, Na2SO4 दिया,
क्या दिया, Na2SO4 दिया और साथ में H2O निकला, साथ में क्या निकला, H2O। देखो ये है तुम्हारा केमिकल इक्वेशन, थोड़ा राइटिंग गंदी है लेकिन पर समझ आ रहा है। ये है क्या, केमिकल इक्वेशन दिया है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या दिया है, Na, यहां देखो मेटल को फिर पकड़ो। हम बोलते हैं कि जब मेटल अगर अनबैलेंस्ड है तो किसको पकड़ो, मेटल को पकड़ो। तो यहां पे सोडियम कितना है, 1 है, यहां 2 है, तो सबसे पहले सोडियम को ही बैलेंस कर लेते हैं। यहां 2 लगाया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को पकड़ो, ऑक्सीजन को थोड़ा लेट से पकड़ा करो, सबसे पहले मेटल को पकड़ो कि मेटल को बैलेंस कर ले, फिर हाइड्रोजन को पकड़ो, अगर कोई और नहीं है तो ऑक्सीजन को सबसे लेट में पकड़ो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादातर इक्वेशन में बहुत ज्यादा दिए होते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 भी है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और इधर 2 है। तो यहाँ पे 2 अगर लगा दें तो हाइड्रोजन इधर 4 हो जाएंगे और इधर 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, सोडियम बैलेंस हो ही गया है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 4, 2 6 हो गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 हो गया। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, बैलेंस हो गया। ये सेकंड बी वाला भी बैलेंस हो गया। तो ऐसे बैलेंसिंग हो गई। अब सी वाला थोड़ा आप लोग पॉज करके देखो, सी वाला कैसे करोगे। सी वाला बोल रहा है NaCl है, AgNO3 और AgCl और NaNO3 है, ये आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, यहां पे ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जो बैलेंस नहीं हो रहा होता फिर भी उसको बैलेंस करने को बोल देगा। अब बच्चे उसमें 2 3 ऐड करके कंफ्यूज हो जाएंगे, पर एक बार ध्यान से तो देखो कि यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ सिल्वर 1 है, यहाँ सिल्वर 1 है, यहाँ नाइट्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस है। ये क्वेश्चन पहले से ही बैलेंस है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि जो बैलेंस होगा उसको भी बैलेंस करने को बोल देगा, कि वो पहले से ही बैलेंस रहेगा लेकिन बोल देगा कि इसको बैलेंस करो। तो आपको क्या देखना है, दिमाग लगाना है, पहले देख लेना, ऐसा नहीं कि 2 ऐड कर दोगे। तो देखना ये बैलेंस है। अब आते हैं डी वाला क्वेश्चन करने के लिए। BaCl2 और H2SO4 में रिएक्शन हुआ तो BaSO4 और HCl आया। इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। देखो BaCl2 प्लस H2SO4 डी है, क्या बोल रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या दिया, BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। इसको कैसे बैलेंस करोगे, देखो ध्यान से देखो, यहां 2 क्लोरीन है, बेरियम मेटल वेटल सब बैलेंस है, यहां 2 क्लोरीन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। तो अगर यहां 2 लगा दें तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, यहां 2 लगाया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। SO4, ये पूरा SO4 एक इधर भी है एक इधर भी है, बेरियम एक इधर भी है इधर भी है, तो अब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका बैलेंस, इधर चारों छठवां का चारों बैलेंसिंग हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे 7वां फिर से बैलेंसिंग दी गई है। अब इसमें ट्रांसलेट करना है, इसलिए यहां पे थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। जो आयंस नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हार्ड होगा, बाकी ये क्या है, ये सही है, हो जाएगा। कैसे करेंगे, बस फोकस बढ़ाओ, होगा सब। देखो ए वाला देखते हैं फिर से। यहां पे बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। उसमें क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, CO2 डाला, क्या प्रोडक्ट आया, कैल्शियम कार्बोनेट आया। इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बैलेंसिंग होगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हमने बना दिया, केमिकल इक्वेशन बन गया। अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं करना। अब देखो सबसे पहले मेटल बैलेंस है, मेटल बैलेंस है, मेटल पे पहले ही देखते हैं। मेटल बैलेंस है तो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे, कार्बन देखो, ध्यान से देखो, पॉज करके इसको एक बार ध्यान से देखो कि या क्या यहां सब बैलेंस है। कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 2 4, 3 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये पूरा इक्वेशन बैलेंस है।
सोचो ये इक्वेशन बैलेंस है, फिर भी बैलेंस करने को बोल रहा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो और यहाँ 2 3 कुछ लगा दे। तो ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये बैलेंस दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी वाला क्या बोल रहा है कि बी वाला क्वेश्चन बोल रहा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। अगर नहीं हो पा रहा है ये कैसे कर रहे हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को, तो आयंस पढ़ो। Ag का +1 होता है, NO3 का -1, ये दोनों का AgNO3 बनेगा कंपाउंड। ये आयंस केटायन एनायन का जो चार्जेस होते हैं मेटल पे NO3 पे, ये सब याद करो, तब हो जाएगा ये, ठीक है। अब जिंक नाइट्रेट है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, क्योंकि जिंक का जो चार्ज होता है वो होता है +2, ठीक। अब यहां पे देता है सिल्वर, ठीक है। साथ में ये भी देखते चलो कि अगर ये कौन सा यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, कौन सा, ये भी ध्यान से देखो। देखो यहाँ मेटल और एक कंपाउंड है, तो ये इसको डिस्प्लेस करके उसके जगह पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी सब देखते जाओ। चलो चलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। अब देखो मेटल पे नहीं जाना है, क्योंकि मेटल पहले से ही बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ देखो 2 है, नाइट्रोजन 2 कर देते हैं, ठीक। नाइट्रोजन 2 हो गया। अब इस नाइट्रोजन को 2 करने की वजह से सिल्वर बिगड़ गया, तो सिल्वर को बैलेंस कर देते हैं। यहां सिल्वर 2 हो गया, तो यहां भी 2 कर देते हैं, यहां भी क्या कर देते हैं, यहां भी क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। यहां पे सिल्वर हो गया, 2 हो गया था इसलिए 2 कर दिया। अब देखो क्या बैलेंस हो गया है सब। नाइट्रोजन तो बैलेंस ही हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सब बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर सकते हो, सारा बैलेंस हो गया ये। तो क्या किया हमने, नाइट्रोजन को इधर 2 था तो इधर 2 कर दिया, इसके वजह से सिल्वर 2 हो गया, इधर इधर 1 ही था तो 2 लगा दिया, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी वाले पे चलते हैं। सी वाला क्या बोल रहा है, सी वाला क्या बोल रहा है, सी वाला बोल रहा है बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करेंगे। बेरियम क्लोराइड, कौन सा क्वेश्चन है, सी वाला है, सॉरी, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड है। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या देगा, खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है, AlCl3 प्लस कॉपर, तो ऐसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो इसको बैलेंस करना है, यहां पे मेटल सारा मेटल जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। मेटल क्या है, बैलेंस्ड है। एल्युमिनियम बैलेंस्ड है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है, तो क्लोरीन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर 3 है, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ 2 लिख दें, 2 3 जा 6 हो जाएगा क्लोरीन, और यहाँ 3 लिख दे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 हो गया, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। पर क्लोरीन को बैलेंस करने की वजह से एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ कॉपर 3 हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ कॉपर 3 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। देखो ये बैलेंस हो चुका है, ठीक, ऐसे बैलेंस करना है। अब आते हैं डी वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है। डी वाला क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट क्या देगा। अब आप बता सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये आयन का एक्सचेंज होगा, BaSO4 हो जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, KCl, ठीक। साथ में ये भी बताते रहो कि रिएक्शन कौन सा है ये, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारा मेटल बैलेंस है, दिक्कत किसमें आ रही है, क्लोरीन में। इधर क्लोरीन 2 है और पोटेशियम भी इधर 2 है, क्लोरीन भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, पोटेशियम भी 1 है, तो यहाँ 2 लगाया, क्लोरीन 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम लोग यही देखे होते, मेटल यहाँ पे बेरियम बैलेंस था, लेकिन K2 था यहाँ, तो 2 लगा देते, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता। वैसे भी बैलेंस हो गया, तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर 4 हो गए हैं, ये भी हो गया, करा दिए। अब चलते हैं किस पे, 7th क्वेश्चन पे, 8th पे, 7th भी हो गया है, ठीक है।
7th भी हो गया। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बैलेंसिंग का ही है। तो बैलेंसिंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया है, और एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान से देखो। अब ए वाला करते हैं। ए क्या बोल रहा है, 8वें क्वेश्चन का बोल रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। देखो पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, Br -1 होता है इसलिए इसका आया, और Ba+2 होता है, I -1 होता है इसलिए BaI2 आया। और साथ में क्या निकला, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। बहुत इजी है ये वाला बैलेंसिंग करना, ध्यान से देखो हो जाएगा। यहाँ I 2 है, Br 1 है, यहाँ I 1 है, Br 2 है, ये BaBr2 होगा। ठीक है, Br यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ ब्रोमीन कितना है, 2 है, यहाँ 1 था इसलिए 2 लगा दिया। यहाँ I कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 लगाया तो आयोडीन यहाँ भी 2 हो गया। यहाँ I 2 था, यहाँ भी 2 हो गया। पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 हो गया। Ba इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 है। समझ गए, कोई दिक्कत? अब एक बार फिर से देख लो, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, आयोडीन 2, ये हो गया बैलेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी वाला देखो, बी वाला क्या बोल रहा है, यहां दिया है जिंक कार्बोनेट। इसको क्या करना है, इसका जो प्रोडक्ट है ये दिया है जिंक। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, कमेंट करके बताना कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है 5 में से। ठीक है, CO2। अब देखो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो यहां इसको बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले जिंक कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, ये तो पहले से ही बैलेंस है। देखो ये पहले से ही बैलेंस है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे जो पहले से ही बैलेंस होंगे पर बोल देगा बैलेंस करने को। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो अब आते हैं सी क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन को H बस नहीं लिखते, H2 लिखते हैं, अभी बताए भी थे, तो H2 लिखते हैं। क्लोरीन को भी Cl2 लिखते हैं, और ये देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 है, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगाया, बैलेंस हो गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, थर्ड सी वाला हो गया। अब आते हैं डी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डी क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ये भी है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। अब ये क्या बनेगा, अपने से बना सकते हो MgCl2, क्या बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 लगाया, बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो ऐसे हुआ पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो यहाँ पे पूरा हो गया, 8th क्वेश्चन का जितना भी था चारों हमने करा दिया है। ठीक है, 4 बैलेंसिंग थी, पूरी हो गई। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ यहां से 9, 10, 11 की शुरुआत होती है। तो 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और एग्जांपल्स दो। क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, और एग्जांपल्स दो। ठीक है, हम दे देंगे। सबसे पहले इसमें बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, एनर्जी या हीट निकले। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी इस एग्जांपल देंगे, पहले समझ लो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले या एनर्जी निकले या हीट निकले, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल देते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्विकलाइम भी नाम है। इसमें जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, यानी स्लैग्ड लाइम बनेगा, और यहां से निकलेगा हीट। अब हीट
निकल रहा है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आसानी भाषा में समझाए तो एरो के जब इधर, अभी 10th तक ये समझ सकते हो कि एरो के जब इधर हीट लिखा हो तो समझ लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। अगर हीट एरो के इधर लिखा है तो यानी हीट निकल रही है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, ये हमने लिख दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकला, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी अगर हमें हीट देने की जरूरत पड़ी, किसी भी रिएक्टेंट, या ये रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हीट देने की जरूरत पड़ी, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? हीट देने की, हीट देने की जरूरत पड़ी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए FeSO4, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। FeSO4, FeSO4 को क्या करना है हमें, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट इसको करना पड़ेगा। हीट इसको करेंगे तो बनेगा क्या? Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस SO3। ठीक है, समझ आया? क्या बोला हमने कि FeSO4 को अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमें FeSO4 को हीट देना पड़ेगा और यहां पे तब जाके कंप्लीट होगा रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट देने की जरूरत पड़े कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन को, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल भी हमने दे दिया, ये एग्जांपल्स हैं इस दोनों, एक्सो के और एंडो के। अब इस रिएक्शन की बात करें तो जब इसमें वाटर में एक बीकर ले लो, वाटर अगर डालोगे उसमें ना, वाटर में जैसे देखो एक बीकर ले लिया, उसमें क्या किया हमने, वाटर ले लिया, उसमें क्या किया, CaO डाला, फिर मिक्स किया तो COH का होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम मिल जाएगा, स्लैग्ड लाइम बन जाएगा और साथ में साथ क्या होगा, वो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हीट निकल रही है, तो बीकर जब टच करोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, ये एंडोथर्मिक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बायो का एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि आपने क्या किया, खाना खाया, आपको अगर लाइफ चलानी है, सही से रहना है तो खाना पड़ेगा। तो खाना खाया आपने, अब जब खाना आपके बॉडी में गया तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और वो सिंपल में टूटना शुरू होगा। तो वो किस में टूट जाएगा, सिंपल से सिंपल फॉर्म में वो ग्लूकोज बन जाएगा। किस फॉर्म में बन जाएगा, वो ग्लूकोज बन जाएगा। तो खाना आपका फाइनली किस में बन गया, ग्लूकोज। हम रेस्पिरेशन समझा रहे हैं, फिर समझाएंगे कि रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है। तो क्या बन जाएगा, वो खाना खाया आपने, वो ग्लूकोज बन जाएगा, तो ग्लूकोज बन गया। अब आपने ऑक्सीजन जो लिया, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलेगा और फाइनली क्या होगा, उन दोनों में रिएक्शन होगा और आपको वो जो दोनों मिले, फिर उसके बाद वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एनर्जी बन जाएंगे। एनर्जी वही जो बनेगी वो आप लेंगे और आप प्रॉपर तरह से काम करेंगे। आपको खेलना है, एनर्जी चाहिए तो वही एनर्जी दे देगा। तो इसीलिए खाना हमें खाना पड़ेगा, एनर्जी अगर चाहिए। एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। तो हमने क्या बोला कि रिएक्शन चाहिए, अगर आपको लाइफ चलानी है तो आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना आपने खाया, चावल दाल जो भी आपने खाया, अब वो कॉम्प्लेक्स था, वो सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, वो बन जाएगा ग्लूकोज। तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। फिर आपने जो ऑक्सीजन लिया वो उससे मिक्स होगा, ये दोनों मिलेंगे और आपको देंगे CO2, गैस निकलेगी, H2O बनेगा। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, यही एनर्जी जो निकली वही आप क्या करेंगे, लेंगे और अपना काम करेंगे। एनर्जी यहां पे क्या हुई, निकली। एनर्जी हमने बताया कि अभी अगर आपको समझना है तो एरो के जब इस तरफ यहां एनर्जी लिखी हो तो समझ जाओ कि वो एक्सोथर्मिक है। हीट एनर्जी बातें की है, हीट भी एनर्जी ही है एक। तो एनर्जी निकली तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन का क्या हमने लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी हम लेके क्या करते हैं, अपना काम वाम करते हैं, तो एनर्जी हमें वो मिल जाती है। तो एनर्जी निकली, इसलिए क्या हुआ, ये रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कमेंट कर देना, फिर से हम आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, 11th क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्या बोला हमने कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले, और ये भी बोल रहा है कि इक्वेशन के मदद से समझाओ। तो देखो बोर्ड में आप
पहुंच चुके हो तो आपको पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। 95%, 98%, तभी आपका आ पाएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो। तो बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वो अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली और क्या बना? वाटर बना। क्या बना? वाटर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली और क्या बना? वाटर बना। तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जब दो रिएक्टेंट मिले और सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है कि जब सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है? ये होता है, टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ये होता है डिकम्पोजिशन। अब तोड़ने के लिए या तो हमें हीट देनी पड़ती है, या तो सनलाइट के सामने रिएक्टेंट को रख दे, या तो बिजली पास करा दे, इलेक्ट्रोलिसिस कर दे। तो यहां पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और ये H2O2 बन जाता है। तो H2O को तोड़ना था, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका, और ये दो प्रोडक्ट बना दिया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ध्यान से देखो, H2 प्लस O2 मिला और H2O बना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2O टूटा, H2 प्लस O2 बना। ये क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं लग रहे हैं? H2 प्लस O2 बना H2O। अब यही उसी को उल्टा कर दो तो H2O टूटा, H2 प्लस O2 बन गया। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या बोला इसने? डिकम्पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें H2O को इलेक्ट्रोलिसिस किया, H2 प्लस O2 बन गया। यहाँ H2 प्लस O2 मिले और H2O बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं लग रहे हैं। तो यही होता है, इसी ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, अच्छे से समझा दोगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये समझ आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, लेकिन उसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी किस फॉर्म में देते हो? हीट के फॉर्म में देते हो, या तो इलेक्ट्रोलाइट करते हो, या तो मतलब बिजली पास करके तोड़ते हो। देखो, या तो हीट करके तोड़ते हो, या बिजली पास करा के तोड़ते हो, या तो सनलाइट के सामने रख के तोड़ते हो। तो डिकम्पोज करने के लिए, किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट देना पड़ता है और इलेक्ट्रोलाइट करना पड़ता है, फोटोलिटिक यानी सनलाइट देना पड़ता है। तो उन्हीं तीन जो होते हैं, जैसे जब हीट दिए तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जब मतलब बिजली पास किए तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और जब सनलाइट के सामने रख के तोड़े तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तीन डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। तो उन्हीं सभी का एक एक एग्जाम्पल बोल रहा है कि दो। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले हम किसका एग्जांपल लिखते हैं कि कैसे जो है फोटोलिटिक, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन का हम एग्जांपल लिखते हैं। तो एक एग्जांपल जो होता है FeSO4, देखो पहला एग्जांपल हम लिखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लिखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है जैसे FeSO4 को हमने हीट किया। इस डिकम्पोजिशन में क्या होता है? थर्मल में हीट करके तोड़ना पड़ता है। तो हीट किया और ये टूट के क्या बन गया? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। अब हम उसका इलेक्ट्रोलिटिक का ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ले लेते हैं।
इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जांपल क्या है? वाटर लिया आपने, वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, वो टूट गया किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। ये हो गया आपका दूसरा डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तीसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक का एग्जांपल है एक AgCl को हमने क्या किया? फोटोलिटिक मतलब सनलाइट के सामने रख दिया तो क्या बन गया? Ag और Cl2 बन गया। ये फोटोलिटिक का हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन और ये इलेक्ट्रोलिटिक। कोई प्रॉब्लम है? हमने बता दिया ये वाला। इसमें हर एक डिकम्पोजिशन का एक एक एग्जांपल देना था, हमने दे दिया। अब ये 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और हर एक इक्वेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट के लिए। मतलब देखो, समझाना है कि क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और एग्जाम्पल देना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना आसान क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे और उसके जगह पे आ जाए और उसको अलग कर दे। ऐसे नहीं समझ में आया? रिएक्शन से समझ। क्या बोले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाई रिएक्टिव मेटल, जैसे हमने आयरन ले लिया, उसमें क्या है, मतलब उसको किससे रिएक्ट करा दिया? मतलब उसको डाल दिया एक एक्वस सोल्यूशन CuSO4 में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है कि हमने अभी एक रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी, केदारनाथ का माली आलू अभी चरा टिकी पकाता है, फिर उसके कोट है, आ जाओ ऐसे है। बाकी समझ लो कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ये और होती है, ये और होती है, पर ये समझ लो कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके जगह से इसको हटाएगा और खुद आ जाएगा इसके जगह पे। खुद आ गया इसके जगह पे और उसको क्या कर देगा? अकेला कर देगा। देखो, अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसको भी अच्छा नहीं लग रहा अकेला रहना। अब ये ताकतवर है, इसके लिए इसको मार के हटा दिया और इसके साथ आ गया और इसको अकेला कर दिया। तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ताकतवर होता है वो जो उससे कमजोर होता है उसको हटाता है और किसी के साथ हो जाता है और उसको अकेला कर देता है। ताकत कैसे पता चलती है? इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलती है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से आप ताकत पता करेंगे। आयरन ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, उसको हटाएगा और उसके जगह आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए समझ लो कि इसमें एक मेटल होता है और एक कंपाउंड होता है। अब यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। एग्जांपल से समझाते हैं। देखो, ये दिया है क्या? Na2SO4 और BaCl2। ठीक है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल रहेगा, रिएक्टेंट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स दो होंगे। अब इसी के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका Na का क्या होता है? केटायन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 होता है। SO4 पे -2 होता है, Ba पे +2 होता है और Cl पे -1 होता है। ये समझ में आया? इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जब चला जाएगा तो यही क्या होगा? एक्सचेंज हो गया आयन का और प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? मतलब Na को Cl के साथ भेज दो, Na+ और Cl-, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ba को SO4 के साथ भेज दो, Ba+2 और SO4-2। तो ये क्या बना? NaCl बना। प्रोडक्ट क्या बना? फाइनल NaCl बना और BaSO4 बना। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब आयंस का एक्सचेंज होगा। एग्जांपल दे दिया कि Na2SO4 BaCl2 को अगर रिएक्ट कराओगे तो NaCl और BaSO4 बनेगा, BaSO4 ये बन गया। ठीक है, ये समझ में आया? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन। अब 14th समझते हैं। 14th में बोल रहा है कि सिल्वर है, सिल्वर को क्या करना? हमें रिकवर करना है सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट मतलब होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या होता है?
AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या होता है? AgNO3। ठीक है, AgNO3 को AgNO3 में से हमें सिल्वर को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है कॉपर की मदद से। क्या बोल रहा है कि हम लोगों को सिल्वर को निकालना है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से हमें सिल्वर को निकालना है कॉपर की मदद से, कॉपर मेटल की मदद से हमें सिल्वर को निकालना है AgNO3 से। कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हेल्प लेंगे, और इसमें बोल रहा है कि इस रिएक्शन को लिखो, तो आसानी से हो जाएगा। समझते हैं। देखो क्या बोला कि सिल्वर नाइट्रेट से हमें क्या निकालना है? सिल्वर नाइट्रेट से हमें निकालना है AgNO3 से हमें निकालना है Ag, लेकिन किसका मदद लेना है? कॉपर का मदद लेना है, कॉपर का मदद लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? AgNO3 है, कॉपर का मदद लेना है, और सिल्वर हमें इसी से निकालना है। तो देखो, अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखी थी। क्या लिखा था? केदारनाथ का। अब इसमें देखो, एक बार हम नीचे वाली भी लिख देते, अच्छे से इसको एक बार लिख देते हैं। एक बार अच्छे से, टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छे से लिखते हैं इसको। देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा टिक्की पकाता है, कोट है आज आओ। ठीक है, समझ आया? ये पूरा हमने लिख दिया। हाँ, अब समझ में आया? ये पूरा लिख दिया। इसमें ये बताओ कि AgNO3 है, क्या है? AgNO3 है, उसको कॉपर की क्या पावर है? Ag को हटाए यहां से और खुद उसके साथ आ जाए और Ag को अकेला कर दे, ऐसा पावर है? तो ये पावर चेक होती इससे। क्या Ag के पास पावर, कॉपर के पास पावर है Ag को हटाने का? तो बिल्कुल पावर है। वो जो ऊपर होता है उसकी अंदर पावर है कि Ag को हटा सकता है। तो ये सभी हटा सकते हैं, पर कॉपर ऑब्वियस सी बात है कि Ag को हटा सकता है। तो कॉपर हटा देगा Ag को और खुद आ जाएगा इसकी जगह। तो ये हो जाएगा CuNO3, ठीक, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ये आ गया आपका Ag, आपको मिल गया। इस बोला कि Ag हमें AgNO3 से निकालना था और वो रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो ये रिएक्शन आपको दिख गया। अगर हम पूछे कि ये रिएक्शन कौन सा है, तो बताओ कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है कि आयनिक कंपाउंड और इधर एक मेटल है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया? अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, जैसे दो सॉल्यूशन को हमने मिलाया और उसमें एक ऐसी चीज बन जाए जो कि क्या हो, उस सॉल्यूशन में मिक्स ना हो, वो सॉलिड सब्सटेंस, कुछ इनसॉल्युबल चीज बन जाए। देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या मिले हमें? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिले, जिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से सुनो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या बने, हमें प्रोडक्ट में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाए। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जो उस सॉल्यूशन में घुले ना, सॉलिड मिल जाए सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? अब समझ में आया। क्या हमने बोला कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एग्जांपल से समझते हैं। अभी Na2SO4 लिया और हमने लिया BaCl2। क्या लिया? BaCl2, और इसका प्रोडक्ट बना BaSO4। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी हमने बताया भी था, ये समझ जाओगे। NaCl बना। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी का एक रिएक्शन है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझो क्या होता है। ये एक सॉल्यूशन था और ये एक सॉल्यूशन था, इसको हमने क्या किया? मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में एक सॉलिड कलर का सब्सटेंस मिलेगा, व्हाइट कलर का, जो कि इस सॉल्यूशन में घुला नहीं होगा। ये ऐसे क्या, बीकर में ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया अगर आपने, टेस्ट ट्यूब लिया अगर आपने, तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ऐसे यहाँ पे सॉलिड क्या होगा, वो ऐसे बैठा होगा, वो मिक्स नहीं हुआ होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनने लगे, उस रिएक्शन को
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं BSO4 को बोलेंगे प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो घुला नहीं। इस रिएक्शन को पूरे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस क्वेश्चन अभी जो हमने एनसीईआरटी का बोला उसमें इसने एक एग्जांपल भी पूछा था, तो वो एग्जांपल ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमने दे दिया। और एनसीईआरटी का जितना ज्यादा आप एग्जांपल देंगे, बाहर की किताबों से नहीं देंगे, उतना एग्जामिनर समझ पाएगा और आपको प्रॉपर अच्छा सा नंबर देगा। तो इसलिए एनसीईआरटी का एग्जांपल हमेशा तैयार रखना, बोर्ड के लिए, प्री बोर्ड के लिए, सबके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें समझाना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इस टर्म में समझाना है कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पर किस टर्म में समझाना है कि ऑक्सीजन, मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकले उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये तुम डिफिनेशन लिख देना। बोल रहा है कि दो दो एग्जांपल समझाओ ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, तो दो एग्जांपल ये है समझाने के लिए आप लोगों को, ये ध्यान से देखना। ये है, ये 16th क्वेश्चन का ये दो एग्जांपल दिया है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दिया है एक CO2 हम फिर से लिख देते हैं क्या, CO2 प्लस H2 बना CO प्लस H2O। ठीक है, समझ आया। अब देखो यहां पे हमने बोला ऑक्सीडेशन वो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ और H2O बन गया, तो यहां पे हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल दे दिया। और एक और रिएक्शन है Cu प्लस O2, ये बना 2CuO, ये एक एग्जांपल है। इसमें देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ पे देखो कॉपर में अभी ऑक्सीजन नहीं है, ऐड होके ऑक्सीजन आ गया, तो ये गेन हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का दो एग्जांपल हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, समझ आया। हाँ, अब बात करते हैं रिडक्शन का दो एग्जांपल। तो एक है CO2 प्लस H2, CO बना और H2O बना। क्या बना, लिख देते हैं CO2 प्लस H2 बनाया CO प्लस H2O। ठीक है, CO2 मतलब देखो यहां देखना, इधर CO2 में दो ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। CO में एक ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। एक ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। दो था, एक बचा, तो ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो दो ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन बचा, इसलिए ये क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है CuO प्लस H2, हीट किया गया और Cu बन गया और H2O बन गया। यानी कि यहां पे देखना, CuO में ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं बचा, तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। पहला एग्जाम्पल ये था, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। समझ आया। ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दो एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के हो गए, ये रिडक्शन के हो गया। ठीक है, अब समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा था। अभी यहां पे एक दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है, बोला कि एक एलिमेंट एक्स है, क्या बोला कि एक एलिमेंट एक्स है। देखो एक एलिमेंट एक्स है, उसको हीट किया गया एयर में। अब एयर में हीट करना है तो समझ लो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन से क्या किया गया, रिएक्ट किया गया, तो उसको हीट किया गया एयर में, तो वो ब्लैक कलर का बन गया, एक कंपाउंड बना, और वो कंपाउंड किस कलर का था, ब्लैक कलर का। क्वेश्चन समझा रहे हैं कि एक एक्स एलिमेंट है, वो उसको हीट किया गया एयर में, हवा में हीट किया गया, तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बना जो कि काले रंग का था। तो बताओ कि ये एक्स क्या है और ये कंपाउंड क्या है। तो एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि कॉपर जो है
एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी से ही, ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर जो है उसको क्या किया गया, हवा में क्या किया गया, हीट किया गया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया, हीट करने पे वो बना एक काले रंग का क्या, कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO। तो यानी कि एलिमेंट कॉपर है और जो बना कंपाउंड वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। समझ आया? यही था ये रिएक्शन। शाइनी ब्राउन बोल रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है कॉपर होगा, और उसको हीट किया गया एयर में तो ब्लैक कलर का क्या बना, एक कंपाउंड बना, वो कंपाउंड क्या था, कॉपर ऑक्साइड। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18th पे चलते हैं। समझ आ रहा है ना? पूरा समझ आ रहा है, अच्छे से हम समझा रहे हैं। 18th पे चलते हैं। Why do we apply paint on iron articles? आयरन से बने सामान पे क्यों हम लोग पेंट करते हैं, पेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अगर हम देखें कि ऐसे आयरन को खुले में छोड़ दो, रख दो, तो वो हवा और ऑक्सीजन से आयरन रिएक्ट करता है और उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। तो वो रस्टिंग जो लग जाती है आयरन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोजन हो गया आयरन का, आयरन रस्टिंग हो जा रही है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन पे पेंट कर देते हैं, जिससे कि आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए हवा और पानी के। आयरन पे जंग क्यों लगता है, क्योंकि आयरन हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है, जिससे हवा पानी से आयरन रिएक्ट करके वो जंग लग जाती है आयरन पे। तो पेंट कर दोगे तो आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा हवा और पानी से, जिसके वजह से उसमें जंग नहीं लगेगी। तो इसको इंग्लिश में आप लोग को लिखना पड़ेगा समझ के। अब बात करते कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। जैसे चिप्स होता है, तो चिप्स में क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है। ऐसे दबाओ तो क्या दबता नहीं है पूरी तरह से, हवा भरा रहता है चिप्स में। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। क्यों भरी होती है? क्योंकि देखो, खाना को ऐसे कुछ टाइम के लिए क्या करो, रख दो, तो वो खराब एक दिन हो जाता है। तो वैसे ही जो ऑयल का सामान है, फैट का सामान है, वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? कि ऑयल और फैट जो है सामान के अंदर, जैसे चिप्स के अंदर ऑयल और फैट है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, जैसे लोहा ऑक्सीजन और एयर से रिएक्ट कर रहा था और खराब हो जा रहा था, जंग लग जा रहा था, वैसे ही चिप्स जो है वो उसमें है ऑयल और फैट, वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, और उस रिएक्शन की वजह से वो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसका टेस्ट गंदा हो जाता है और वो खराब हो जाता है। ठीक है, स्मेल आने लगती है जैसे चिप्स में से। तो वैसे ही अब चिप्स जो पैकेट में आता है वो बहुत टाइम तक रहता है, तो उसमें अगर हवा ना भरे तो वो भी खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। जो चिप्स के अंदर फैट और ऑयल है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाएंगे, टेस्ट उसका खराब होने लगेगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या भरते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे कि जैसे चिप्स है ये, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, नाइट्रोजन गैस भर दिया। तो इधर इधर जो भी ऑक्सीजन है, तो इस चिप्स में जो फैट और ऑयल है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इस चिप्स और ऑक्सीजन के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आए, ये दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए चिप्स का क्या होगा, खराब टेस्ट नहीं आएगा, इसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आने देता फैट और ऑयल को, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका चिप्स जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और उसका स्मेल गंदा नहीं होता। कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देना है। कोरोजन मतलब होता है कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से जैसे मेटल्स खराब होने लगे, क्या हो जाए, खराब हो जाए, जंग लग, जैसे आयरन जो है, आयरन में क्या होता है, देखो एक बार हम पहले कोरोजन समझा देते हैं। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल हवा और पानी के कांटेक्ट में आते हो और वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, वो खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कोरोजन। कोई भी मेटल, जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जब कांटेक्ट में आता है हवा और पानी के, सल्फाइड के, तो उसमें क्या होता है, काले रंग का क्या हो जाता है, कोरोजन लग जाता है। तो सिल्वर काले रंग का हो जाता है। कॉपर किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। वैसे ही आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है, और आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ जाता है, हवा और पानी के, जिसके वजह से वो हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें, तो वो क्या हो जाता है, वो रेडियस ब्राउन कलर का हो जाता है। वैसे ही सारे मेटल हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से वो खराब हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, कॉपर जब आता है तो वो ग्रीन कलर का लेयर बनाता है, आयरन ब्राउन कलर का बनाता है, और सिल्वर ब्लैक कलर का बनाता है।
आयरन के कोरोजन को हम लोग सेपरेट में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, जिसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? ये होता है कोरोजन। रेंसिडिटी मतलब अभी वही जो बताया हमने कि जो चिप्स है उसके अंदर जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उससे रिएक्शन करके वो क्या हो जाते हैं, उनकी स्मेल गंदी हो जाती है और उनका टेस्ट गंदा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, चिप्स खराब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ऑयल और फैट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसी भी सामान को खराब कर दिए, जैसे मान लो चिप्स में ऑयल फैट था, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, खराब हो गया, तो वो क्या हुआ, वो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस की मदद लेते हैं, जैसे चिप्स में भर देते हैं, वो काफी टाइम तक चलता है। कोरोजन से बचाने के लिए पेंटिंग कर देते हैं, ऑयल ग्रीसिंग कर देते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। तो ये होता है, ये कोरोजन होता है, ये रेंसिडिटी होता है। आपको वीडियो समझ में आया पूरा, ये नहीं बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम लिटरली एक एक कमेंट्स पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा हम आके डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर तरह से समझाएंगे, नाम कमेंट में दिखा के कि ये बंदे ने ये सवाल पूछा है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरह से। तो अच्छा डाउट पूछिएगा, ऐसे नहीं बकवास करके कुछ भी पूछिएगा, हम सीरियस उसको लेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको यहाँ पे शो करेंगे और प्रॉपर तरह से उसको समझाएंगे। तो एनसीईआरटी का हमने एक्सरसाइज पहले चैप्टर का समझा दिया, ऐसे ही हम दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर का लाएंगे। और आपको कोई अगर जरूरी चैप्टर है तो वो आप कमेंट में बताइए कि इस चैप्टर पे बताइए, हमको बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो हम उसको समझा देंगे। नहीं, हम हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर को वन शॉट में हम समझाएंगे एनसीईआरटी की मदद से, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए समझ लो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जैसा। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, तो उसको ध्यान से पढ़ो और कहीं भागो मत। साइंस के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। रिएक्शन जो पढ़े एनसीईआरटी का वही दो, ऐसा नहीं कि कोई भी किताब से लाए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ के और रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दिया, बोर्ड्स में वो समझ नहीं पाएगा, वो काट देंगे टीचर्स। इसलिए एनसीईआरटी को सब कुछ मानो, हमने समझा दिया पूरा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।